हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुकुल। आई एम वैभव और आज आपके लिए एक और चैप्टर लेके आया गया है इसी ऑनगोइंग सीरीज में, जिससे आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। और उस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो आज इसमें हम ये समझने वाले हैं कि आखिर भाई हमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की नीड क्यों पड़ी, क्यों हमने उसको डायरेक्टली रॉ मटेरियल क्यों नहीं सेल किया, है ना। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करके उसकी क्या हुई, वैल्यू बढ़ गई तो उसको उससे हम अर्निंग ज्यादा करेंगे तो जीडीपी ज्यादा होगी, जिससे कि देश में ओवरऑल डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा। तो इस चैप्टर को आज हम बड़े आराम से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें है कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि जब भी हम मटेरियल को एक लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, और इसमें क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का यूज कर रहे हैं हम और उसको चेंज कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं और उससे एक और अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये है आपकी मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, इसका जैसे एक एग्जांपल है एक दो, तो वो एग्जांपल क्या है, देखिए वो एग्जांपल है जैसे शुगर केन से शुगर बन रही है, आयरन ओर से स्टील बन रही है और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बन रही है ना। ये इसके कुछ एग्जांपल है। अच्छा, इसमें से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है डिफाइन द टर्म मैन्युफैक्चरिंग, गिव टू एग्जांपल, यानी मैन्युफैक्चरिंग क्या है और उसके एग्जांपल बताइए। तो ये कुछ है। अच्छा, इसके आगे जब हम चलते हैं तो है हमारी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इकोनॉमी की बैकबोन कैसे है, ये आप समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, तो बैकबोन ऐसे है, सबसे बड़ी बात, ये मॉडर्नाइज कर रही है एग्रीकल्चर को, यानी एग्रीकल्चर को ही मॉडर्नाइज कर रही है ना, उसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है जिससे हम अच्छी एग्रीकल्चर को अचीव कर पा रहे हैं, रिड्यूस हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। और एक चीज ये और भी कर रही है, एक तो इसने एग्रीकल्चर को बढ़ा दिया, दूसरा इसने ये करा कि अगर भाई और ज्यादा चीजें डेवलप होंगी तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर का लोड भी कम होगा। जैसे अभी ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में जॉब कर रहे हैं, हमने पिछले चैप्टर में देखा था। और इससे क्या होगा कि जब और ज्यादा इंडस्ट्री होगी तो एग्रीकल्चर पर लोड भी कम होगा। प्लस क्या होगा कि जो भाई एग्रीकल्चर हमारा है, एग्रीकल्चर में हम और अच्छे से यूज कर पाएंगे। जैसे सपोज मॉडर्न मशीनरी है, HYV सीड्स है और ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज करेंगे तो वहां से भी इनपुट अच्छा मिलेगा। आया आपको समझ में। अगली चीज है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि ये पॉवर्टी को डिक्रीज कर रही है। जब बहुत सारी इंडस्ट्री होगी, बहुत सारा काम होगा, पॉवर्टी अपने आप कम होगी। क्रिएट जॉब इन द सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, यानी अभी हम डिपेंड थे प्राइमरी सेक्टर पे, लेकिन अब क्या हो रहा है, हम सेकेंडरी और टर्सरी पे मूव कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, यानी हमारे पास भाई जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी होगी, इतनी सारी चीजें हम बना लेंगे, इतना सारा गुड्स को प्रोड्यूस कर लेंगे तो उसको बाहर भी बेचेंगे। और बाहर बेचेंगे तो वहां से हमारे पास डॉलर आएगा और भी करेंसी आएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो ये सब कुछ होगा एक्सपोर्ट के थ्रू। अच्छा, और क्या चीज है, और है रीजनल इम्बैलेंस एम्ड एट ब्रिंगिंग प्रोस्पेरिटी टू ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज, यानी ये बता रहा है कि भाई जब ज्यादातर इंडस्ट्री होगी, सब लोगों के पास काम होगा, तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है या बैकवर्ड कम्युनिटी है उनको भी एक चांस मिलेगा मेन स्ट्रीम में आने का, है ना, ये चांस मिलेगा। तो इतने सारे फायदे हो रहे हैं भाई इंडस्ट्री से, है ना। अच्छा, अब यहां से हमसे क्या पूछेगा, तो यहां से हमसे पूछेगा व्हाई इज मैन्युफैक्चरिंग कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें आसानी से लिखकर आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट थे। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये समझिए, हमको ये समझ में आया कि भाई इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट तो है, समझ में आ गया। अब इस इंडस्ट्री के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो समझ के देखते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल के बेस पे कौन कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है। तो रॉ मटेरियल के बेस पे हो सकती है स्टूडेंट्स, एग्रो बेस हो सकती है और आपकी मिनरल बेस हो सकती है। एग्रो बेस के अंदर आपका कॉटन, जूट, ये एग्जांपल है। और वही आप मिनरल बेस पे देखेंगे तो आयरन एंड स्टील, आपके ये एग्जांपल हो सकते हैं। अच्छा, और कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल हो सकती है, इस बात को समझिए। अच्छा, उसके पहले चलिए पहले इसको समझते हैं। जैसे या तो बेसिक या की इंडस्ट्री हो सकती है या फिर कंज्यूमर इंडस्ट्री हो सकती है। जैसे कंज्यूमर इंडस्ट्री में पेपर है और बेसिक और की इंडस्ट्री में स्टील है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेसिक और की इंडस्ट्री का मतलब है कि आप डायरेक्टली लोगों को वो सामान नहीं बेच रहे हैं, आप दूसरी इंडस्ट्री को वो सामान प्रोवाइड कर रहे हैं एज रॉ मटेरियल, जिससे वो अपनी आगे प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। अच्छा, कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या है, डायरेक्टली आप कंज्यूमर को जाके वो सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपकी कंज्यूमर है। एग्रो बेस जो पूरी की पूरी आपकी एग्रीकल्चर पे बेस थी, और मिनरल बेस जो आपकी मिनरल पे बेस है। तो ये दो टाइप आपने समझे और समझते हैं। एक है आपकी कैपिटल के बेस पे। अच्छा, कैपिटल के बेस पे क्या है, तो देखिए कैपिटल के बेस पे स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है तो आप उसको स्मॉल स्केल बोलेंगे, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आप उसको लार्ज स्केल बोलेंगे। इतना आपको समझ आया।
अच्छा, एक और टाइप है हमारा, वो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी ओनरशिप के बेस पे कौन कौन से टाइप की है, इसको समझते हैं। तो देखिए, ओनरशिप के बेस पे पहली है हमारी पब्लिक, बाकी अभी हम इनको डिटेल में भी देखेंगे। उसके बाद है प्राइवेट, उसके बाद है जॉइंट, और उसके बाद है कोऑपरेटिव। तो देखिए, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट वाली, प्राइवेट मतलब किसी एक इंसान की, जॉइंट का मतलब है कि जब ये दोनों मिल जाए, और कॉपरेशन का मतलब है कि जब दो लोग मिलके अपनी इंडस्ट्री शुरू करें। इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है, देखिए जॉइंट में था पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल जाए। कोऑपरेटिव का मतलब है कि जब लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, बाकी इनको अभी डिटेल में भी हम समझेंगे। अच्छा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इसमें पूछेगा क्लासिफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की बेस पे कौन सी थी आपकी, एग्रो बेस वाली थी और मिनरल बेस वाली थी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें, है ना। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं एग्रो बेस इंडस्ट्री की, उसको थोड़ा और डीपली स्टडी करते हैं। तो देखिए, एग्रो बेस इंडस्ट्रीज ड्राइव रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी इनका जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। अच्छा, क्या है वो रॉ मटेरियल, कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सारी चीजें आपको एग्रीकल्चर से मिल जाएंगी। अच्छा, इसके बाद हमारी कौन सी है, मिनरल बेस इंडस्ट्री। इसमें क्या होगा, तो यूज ऑफ मिनरल्स होगा, इसमें मेटल्स का यूज होगा एज रॉ मटेरियल। तो फिर इसके जो एग्जांपल है वो क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, देखिए आयरन एंड स्टील बनेगा, सीमेंट बनेगा, एल्यूमिनियम बनेगा, केमिकल्स बनेंगे, ये होंगे आपके कुछ, है ना। अच्छा, यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछ लेगा डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रो बेस एंड मिनरल बेस इंडस्ट्री विद एग्जांपल। अब ये लिख के आएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। अभी हम और समझते हैं। तो देखिए, इसके बाद जो हमारी ओनरशिप वाली जो डिवीजन था उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में, जो मैंने आपको शॉर्ट में पहले भी बता दिया था। तो देखिए, जैसे सबसे जो पहली वाली है, तो पहला है आपका पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कौन ओन करेगा, तो गवर्नमेंट एजेंसी, यानी कि ये सरकारी होगी, है ना। जैसे भेल, सेल, ये आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है ना जो। अच्छा, इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा देश का डेवलपमेंट, लोगों तक सर्विस पहुंचाना, है ना, सामान को एक अफोर्डेबल प्राइस में सब तक अवेलेबल कराना, ये होगा इनका पर्पस। इसके बाद हमारी कौन सी है, प्राइवेट इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है स्टूडेंट्स, प्राइवेट। तो देखिए, प्राइवेट का काम क्या होगा, ओन्ड बाय इंडिविजुअल। सबसे पहली बात तो इसको कोई इंडिविजुअल इंसान ओन करेगा या फिर कोई ग्रुप ओन करेगा, ये करेगा। इसके एग्जांपल है टिस्को, बजाज, डाबर। अच्छा, इनका मेन एम क्या होगा, इनका मेन एम होगा प्रॉफिट, यानी इनको सिर्फ किस बात से मतलब होगा, प्रॉफिट से, फायदा होना चाहिए, पैसे आने चाहिए, इस बात से मतलब होगा। अच्छा, इसके बाद है ज्वाइंट। ज्वाइंट में मैंने आपको क्या बताया था कि ज्वाइंट में ऐसे होगा कि आपके गवर्नमेंट और ये प्राइवेट वाले दोनों आपस में साथ मिलके आएंगे और इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, जैसे रन बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल, दोनों मिलके काम करेंगे। इसका एग्जांपल है ओआईएल। ओआईएल यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, है ना। अच्छा, इसके बाद एक हमारी और सेक्टर बचा, कोऑपरेटिव। तो देखिए, कोऑपरेटिव को थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि इसमें बच्चों का डाउट भी होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव है जिसमें रॉ मटेरियल और सप्लायर दोनों मिलके काम करेगी। जैसे सपोज किसी का खेत है, बहुत सारे किसानों ने अपना यूनियन बनाया और उसके बेस पर उन्होंने एक इंडस्ट्री डाली। उसने बोला कि भाई देखिए, कुछ इंडस्ट्री वालों का ग्रुप है, कुछ किसानों का ग्रुप है। उन्होंने बोला आप हमें मटेरियल प्रोवाइड कीजिए और हम साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। तो इस टाइप की जो इंडस्ट्री होती है, जैसे अमूल है, जैसे शुगर मिल्स है महाराष्ट्र में, तो उसको बोलते हैं हम कोऑपरेटिव। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं है ना, यहाँ पे दो लोग मिलके काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो होती है कोऑपरेटिव, है ना। कोऑपरेशन से काम स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, द कोऑपरेटिव सेक्टर इज आइडियली सूटेड फॉर द शुगर इंडस्ट्री जस्टिफाई, यानी आप इसको जस्टिफाई कीजिए कि कैसे करता है। अच्छा, बाकी आप आंसर लिखने का ट्राई कीजिए, अगर आप पे नहीं आते हैं तो ये आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी जो एक बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कह सकते हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो ऐसा सेक्टर जिसपे हम एकदम सेल्फ रिलायंट है, यानी खुद ही सफिशिएंट है, वो है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल पावर हाउस लिखा हुआ है ना। इसमें आप देखिए, इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि ये बहुत पहले से चली आ रही है, एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, काफी पुराने समय से चली आ रही है, और इसमें हमने पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट भी किया एक समय पे, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेल्फ रिलायंट है, कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, यानी वैल्यू चेन से कंप्लीट भी है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात भी बताऊंगा आगे। अच्छा, सबसे पर उससे पहले आप ये समझिए, सबसे पहले फाइबर का प्रोडक्शन होता है, फिर स्पिनिंग करेंगे, फिर उसकी वीविंग करेंगे या निटिंग करेंगे, उसके बाद डाइंग करेंगे यानी कलर करेंगे, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर गारमेंट मैन्युफैक्चर आगे जाके उसको सप्लाई कर देगा। तो ये थी आपकी कॉटन इंडस्ट्री। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको और बताता हूं कि हमारे यहाँ पे इसका जो प्रोडक्शन है
वो क्या है कि धागा तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया जाता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ पे इतनी हैवी इंडस्ट्रीज नहीं है कि उससे हम उसी लेवल का कपड़ा बना सके, है ना। तो इसकी वजह से ये हमारी इंडस्ट्री थोड़ी आज के समय पे मात खा जाती है, पहले तो हम बिल्कुल टॉप पे थे इसमें। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन व्हाई द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन इंडिया। तो आप इस क्वेश्चन को भी आराम से ट्राई करेंगे कि कितना आप इसको लिख पा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद कॉटन के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताया है कि जैसे कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। अच्छा, गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों, क्योंकि वहां का क्लाइमेट इस चीज को सपोर्ट करता है। अच्छा, और उसके अलावा क्या है, और उसके अलावा है जो लोकेशन है। देखिए, अच्छा इसकी लोकेशन कैसे डिसाइड होगी कि भाई कहाँ पे हम ये कॉटन इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन होनी चाहिए सबसे पहले तो। अच्छा, और क्या चीज है, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, यानी मार्केट या फिर पोर्ट वहां से पास होना चाहिए। मोइस्ट क्लाइमेट, मोइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए, यानी कि ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। प्रिवेंट या अनब्रेक है ना, चीप एंड स्किल्ड लेबर, यानी लेबर चीप होनी चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए, बट वो स्किल्ड भी होनी चाहिए, है ना। ऐसे ही हम किसी को ये काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया। अच्छा, आपसे पूछेगा क्या, स्टेट एनी टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, यानी महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, एक बात और, ये बहुत पुराने समय से वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, ये कुछ नई नहीं कर रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कॉटन का प्रोडक्शन तो यहाँ पे होता है, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी जो वीविंग स्टाइल है वो पूरे इंडिया भर में होती है। हर जगह पे कपड़े बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, जा यहाँ से रही है, लेकिन उसका जो यूज हो रहा है वो हर जगह पे हो रहा है। ये बात आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, तो ये आपको याद रखनी है। बाकी कुछ सेंटर्स दिए हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। अच्छा, इसकी बात चलती है हमारा जो कि गोल्डन फाइबर है, जिसको बोलते हैं हम जूट। तो जूट के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, यानी रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मिल्स आर इन वेस्ट बंगाल एंड अलोंग विद हुगली रिवर, यानी इसके जो मिल्स है वो भी हमें देखने को मिलते हैं वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के किनारे। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन था वो हमारा बंगाल प्रोविंस में होता था, लेकिन उस प्रोविंस से बांग्लादेश को अलग कर दिया, तो थोड़ा सा असर तो पड़ा है हमारे देश पे, बट स्टिल हम बहुत अच्छी क्वालिटी का जूट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, यानी कि यहाँ पे काफी एरियाज है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना, कि यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, ये आपको समझ में आया। अबंडेंट वाटर है यहाँ पे, अब वाटर कहाँ से मिल रहा है हमको, हुगली रिवर से, फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए। चीप लेबर है यहाँ पे, जो वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा से हमें मिल जाती है। तो जब सारी चीजें हमें मिल रही हैं तो जूट का प्रोडक्शन भी हम बहुत अच्छा करेंगे। और अभी के समय पे तो जो ग्लोबल मार्केट चेंज हो रहा है, जो बायोडिग्रेडेबल चीजों पे शिफ्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से तो हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम इतनी सारी जूट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई आर द मोस्ट जूट मिल्स कंसंट्रेटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। एक बात और कि यहाँ पे लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, कोलकाता है यहाँ पे, तो कोलकाता में बैंक वगैरह का सिस्टम बहुत अच्छा है, तो लोन वगैरह भी मिल जाते हैं। कुल मिला के यहाँ पे जो इंडस्ट्री के लिए हर चीज अवेलेबल है, जिससे कि वो इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पे तो इंडस्ट्री ग्रो करनी ही है स्टूडेंट्स। देखिए, इसके बाद आती है हमारी जो एक मेन इंडस्ट्री में से एक है, जिसको आप की इंडस्ट्री कह सकते हैं, वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, है ना। ये बिल्कुल की इंडस्ट्री है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो देखिए, ये कह रहा है कि बेसिक इंडस्ट्री बिकॉज ऑल अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट फॉर मशीनरी रॉ मटेरियल्स नीडेड अप्रॉक्स रेशियो, यानी ये बता रहा है आपको कि भाई बाकी अदर जो इंडस्ट्री है वो इस पर डिपेंड करती है ना, अपने रॉ मटेरियल के लिए, इसलिए ये बेसिक इंडस्ट्री है। और एक बात और, पूरे वर्ल्ड में अगर आपको किसी भी देश का ये चार्ट निकालना है कि वो कितना डेवलप है, तो इससे ही मेजर कर सकते हैं आप कि भाई कितना आयरन और स्टील का वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप उनकी डेवलपमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। एक बात और, अगर आपको आयरन और मतलब आपको जो स्टील बनानी है उसके लिए आपको 4 रेशियो में आयरन और चाहिए, 2 रेशियो में कुकिंग कोल चाहिए और 1 के रेशियो में लाइमस्टोन चाहिए, तब उससे आपकी क्या बनेगी, स्टील बनेगी। क्या बनेगी, आपकी स्टील बनेगी। अच्छा, और क्या है, ये हमें कहाँ देखने मिलता है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में काफी ज्यादा आयरन ओर हमें देखने को मिलते हैं। मैक्स कंसंट्रेशन हियर ड्यू टू लो कॉस्ट और हाई ग्रेड मटेरियल नियर बाई एंड चीप लेबर, यानी चीप लेबर मिलती है, आयरन ओर की क्वालिटी भी अच्छी है, तो यहाँ पे हमारा काफी ज्यादा प्रोडक्शन इसका रहता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड अ बेसिक इंडस्ट्री। इसका आप आंसर कर ही देंगे, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। अच्छा, इसके बाद आती है हमारी एल्यूमिनियम, केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो देखिए, इसको समझिए। अच्छा, एल्यूमिनियम हमें किससे मिलता है, एल्यूमिनियम हमें मिलता है बॉक्साइट से। अच्छा, उसके अलावा बॉक्साइट की जो रॉक है वो कैसे बनती है, रॉक के डीकम्पोजिशन से, है ना, ये हम पढ़ भी चुके हैं, ये आपका रिवाइज भी हो गया। तो देखिए, एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो हो रही है, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है हमारी।
लाइट कोरोजन रेजिस्टेंट है, यानी कोरोजन नहीं होता है एल्यूमिनियम है। गुड कंडक्टर है आपका, है ना, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। सब्स्टिट्यूट फॉर स्टील, स्टील का सब्स्टिट्यूट बोला गया है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना अच्छा मटेरियल ये होगा, है ना। बिल्कुल एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं इससे, आपको पता ही होगा। इसके अलावा अगर हम दूसरी इंडस्ट्री में जाए तो वो है हमारी केमिकल इंडस्ट्री। अच्छा, केमिकल इंडस्ट्री क्या है कि केमिकल इंडस्ट्री अपने लिए ही प्रोडक्ट बनाती है और अपने आप में ही उसको सप्लाई कर लेती है। यानी कि सपोज करिए कि आपको एसिड बनाना है, तो एसिड के लिए आपको फिर भाई एक केमिकल और बनाना पड़ेगा। सपोज आपको HCl बनाना है, तो आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन इनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप दोनों को मिलाएंगे तब HCl बनेगा, तो अपने आप में प्रोवाइड कर रही है, ये सारी चीजें करती है। सपोज आपको नमक बनाना है, तो आपको सोडियम और क्लोरीन दोनों चाहिए, NaCl, तभी तो नमक बनेगा। तो ये बता रहा है आपको। फास्टेस्ट ग्रोइंग बोथ ऑर्गेनिक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, यानी काफी ग्रो भी हो रही है। ऑर्गेनिक में पेट्रोकेमिकल है और इनऑर्गेनिक में सल्फ्यूरिक एसिड, एल्कलीज सेक्टर, यानी ये सारी चीजें आपकी हो रही है। अच्छा, इसके अलावा एक इंडस्ट्री और है हमारी, तो वो इंडस्ट्री है हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अच्छा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री किसमें यूज होती है? आपकी खेती में, जैसे आपके फॉस्फेट्स है, DAP है, यूरिया है, ये काफी ज्यादा एक्सपेंड करी है। अच्छा, ये एक्सपेंड करी कब है? तो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये इंडस्ट्री आपकी एकदम बूम कर गई है ना, काफी ज्यादा इसमें ग्रोथ आ गई है, तो ये चीज है। अच्छा, इंडिया के अंदर कौन सा एक जो मटेरियल है जो इनसे रिलेटेड है, जो हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है या जो मिट्टी में जिसकी कमी है, तो वो है पोटाश। अब पोटाश को हम बिल्कुल क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, हमारे यहाँ पे ये नहीं होता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? तो क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया है, व्हाई इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग कंसीडर्ड एन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो इसका आपको आंसर देना है, और नहीं आए तो आपको पता है आपको आंसर इसका कहाँ पे मिलेगा। तो अब तक ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसके बाद है हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री। देखिए कितनी सारी इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ पे, तभी तो ग्रोथ होगी, जितनी इंडस्ट्री उतनी ग्रोथ। तो वो कौन कौन सी इंडस्ट्री है? तो देखिए उसमें सबसे पहले आती है सीमेंट, उसके बाद आती है ऑटोमोबाइल, उसके बाद आती है आपकी IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इनको समझते हैं आराम से कि आखिर इन इंडस्ट्रीज का क्या रोल है। तो देखिए सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें लाइमस्टोन चाहिए हमें, है ना, ये भी हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। सिलिका चाहिए हमको, जिप्सम चाहिए हमको, इंपोर्टेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप सोचिए, आपको डैम बनाना है, आपको सड़क बनानी है, आपको बिल्डिंग बनानी है, सबके लिए आपको क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए। तो सीमेंट की इंडस्ट्री भी तो उतनी इंपॉर्टेंट होगी, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। मेन बात आपको याद रखनी है कि सीमेंट बनाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज हमें चाहिए, वो सबसे ज्यादा चाहिए लाइम, उसके बाद सिलिका और उसके बाद जिप्सम। अच्छा, उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कितनी सारी व्हीकल्स है आसपास, तो उसके लिए हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी काफी ग्रोथ होनी चाहिए उसमें, है ना। तो वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी? हब्स इन दिल्ली, पुणे, चेन्नई, जमशेदपुर, यहाँ पे हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी देखने को मिलती है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा? IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए IT सुनते ही आपके दिमाग में भी सबसे पहला जो शहर आता है वो कौन सा आता है? बेंगलोर आता है। अच्छा, बेंगलोर को हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम बेंगलोर को? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और वैसे सिलिकॉन वैली का है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है हमारे इंडिया की, है ना, वहां पे हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, तो ये बताया गया है ना। मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी काफी ज्यादा ये जो टर्सरी सेक्टर जब से बढ़ रहा है, तो तब से इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन क्या बनेगा? नेम एनी टू सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया। तो मैं आपको बता देता हूं, एक तो हमारा बेंगलोर है ही है, उसके अलावा पुणे भी हमारा टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस है, वैसे दिल्ली भी है। तो ये सारे हमारे कुछ सेंटर्स हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी मॉडर्न इंडस्ट्री। अब एक बात समझिए, हमने इतनी तमाम सारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज और ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री सब पढ़ ली, तो इस सब का एनवायरमेंट पे भी तो कुछ असर हो रहा होगा ना। तो वो हमें देखना पड़ेगा, भाई ये एनवायरमेंट को डिग्रेड करेंगे। अच्छा, ये डिग्रेड क्यों कर रही है? ये डिग्रेड इसलिए कर रही है क्योंकि इनसे जो पॉल्यूशन हो रहा है, अगर उसको हम ट्रीट ना करें तो फिर ये बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर देगी चीजों को, तो वो हमें समझना है। तो देखिए 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन इससे हो रहे हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन। अच्छा, एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? तो SO2 और CO की वजह से, या फिर आप CO2 को और ऐड कर सकते हैं, इनकी वजह से आपका एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना। बाकी आपके जो PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर वाले पार्टिकल है, उनसे भी हो रहा है, उनको खैर आगे डिस्कस करेंगे। एमिशन हो रहा है इनका चिमनी से, गाड़ियों से, ये हो रहा है। अच्छा, वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट से हो रहा है, जो रिवर में आप ऐसी डंप कर देते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, या फिर गर्म पानी कर दिया, है ना, जो आगे भी दिया है कि थर्मल जो हो रहा है पॉल्यूशन हो रहा है। हॉट वाटर ड्रेन बिफोर कूलिंग, गरम गरम पानी था फैक्ट्री का, आपने डायरेक्टली रिवर में डिस्चार्ज कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो रिवर की लाइफ है वो काफी ज्यादा कम हो गई। अच्छा, उसके अलावा क्या है? नॉइस पॉल्यूशन है, इतनी सारी मशीन है, इतनी सारी नॉइस है, जनरेटर्स है, ड्रिल्स है, जो क्या कर रही है? नॉइस पॉल्यूशन कर रही है। अच्छा, नॉइस से क्या होता है? नॉइस से इंसान की जब बहुत ज्यादा नॉइस हो तो सोचने समझने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है।
मैं आपको एक चीज और बता रहा था कि जैसे एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं कंट्रोल। देखिए जो चिमनीज होती है उनके ऊपर प्रेसिपिटेटर्स और स्क्रबर्स लगाए जाते हैं। एक बार और सुनेंगे आप, याद रखेंगे, स्क्रबर्स और प्रेसिपिटेटर्स लगाए जाते हैं जो काफी महंगे रहते हैं, कॉस्टली रहते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है, इनको अवॉइड करती है, लेकिन जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉल्यूशन बढ़ जाता है, क्योंकि जो मोटे मोटे पार्टिकल है, पर्टिकुलेट मैटर है, उनको वो रोक लेता है। लेकिन अगर वो लगे ही नहीं होंगे तो वो पर्टिकुलेट मैटर कहाँ जाएगा, सीधे एनवायरमेंट में। अब एनवायरमेंट में जाएगा तो वो पॉल्यूशन करेगा, है ना, यही चीज बताई जा रही है आपको। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एयर एंड वाटर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ऐसे करके आपको ये कुछ लिख के आना है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं और आपकी एक जो लास्ट स्लाइड बची है उसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे, फुल कंसंट्रेशन से। तो कंट्रोल मेजर्स है कुछ। देखिए शॉकिंग फैक्ट ये है कि 1 लीटर ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वो 8 लीटर ऑफ फ्रेश वाटर को पोल्यूट कर देता है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे वाटर है, मिनिमाइज यूज बाय रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, यानी वाटर को आप क्या कीजिए, रिसाइकिल कीजिए, दोबारा से यूज कीजिए। जो गर्म पानी है उसको डायरेक्ट रिवर्स में फ्लो मत कीजिए, उसको पहले ठंडा करिए, तब आपको करना है तो आप कर सकते हैं, जिससे वो पॉल्यूशन नहीं करेगा। अच्छा, अगर गंदा पानी है तो पहले आप उसको ट्रीट कीजिए, तब रिवर में फ्लो कीजिए, उसका पॉल्यूशन लेवल कम कर दीजिए, जिससे कि रिवर को भी इसको क्लीन करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, एरेशन अपनी आराम से हो पाए। अच्छा, एयर को क्या कर सकते हैं, यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, अभी बताया था आपको, स्क्रबर्स, इनका यूज कीजिए। इन चिमनी, जो चिमनी के ऊपर लगते हैं, है ना, फोटो तो यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं मैं आपको दिखाता। अच्छा, नॉइस फिटिंग साइलेंसर, साइलेंसर लगाइए जनरेटर्स में। एंड मशीनरी, है ना, कम से कम आवाज करें। देखिए जितनी एडवांस मशीन होगी उतना ही वो कम नॉइस पॉल्यूशन करेगी। ये चीज आपने देखी हुई होगी, पुरानी गाड़ियां बहुत आवाज करती थी, आजकल की गाड़ियां इतनी आवाज नहीं करती हैं, और जो ईवीज है वो तो बिल्कुल ही आवाज नहीं करती हैं, है ना। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी पे काम कीजिए, आगे आगे के लिए चीजों को बचा के रखिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम कीजिए, डैम से स्विच होइए RWH पर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। एंड लीगल रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि आप भाई क्या कीजिए कि उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे लॉज बनाइए, स्ट्रिक्ट लॉज बनाइए, ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी कर रहा है ना, तो उसको रोकिए। और यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, सजेस्ट एनी 3 मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज। तो ये आप 4 दिए, 4 में से कोई भी 3 आप लिख के आ सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर, है ना। अब आप मुझे बताएं कि आपकी क्या डाउट्स है ना। आप बिल्कुल इसके कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं, अपनी चीजों को पूछें, चीजों को प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और अच्छे से एकदम अपनी तैयारी एकदम टॉप नॉच रखें, है ना। और बाकी आपकी जो तैयारी में जो कमी है उसको तो हम पूरी करवा ही रहे हैं, है ना। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।